गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ है, और आप लोग के साथ ये ना हो, आप लोग ये गलती कभी मत करना। देखो, हुआ क्या, आप सभी को पता है कि मेरी दवा चल रही थी, तबीयत खराब थी और मैं दवा एक दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मतलब गलती से छूट गई, मैं जानबूझ के दवा छोड़ दिया क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं क्या, एक दिन दवा ड्रॉप करके देखता हूँ नींद कम होती कि नहीं। दवा तो ड्रॉप किया, नींद तो कम हुई, पर हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो यार, कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, कभी ऐसी गलती मत करना। तबीयत खराब है तो रेस्ट करो, आराम करो, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते लगेगा रिकवर होने में, उसके बाद पढ़ाई करना। कभी भी पढ़ाई के चक्कर में ये मत करना, मुझसे वही बहुत बड़ी गलती हुई। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, झेल रहा हूँ कब से। हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था लेक्चर आएगा नहीं, वीडियो बना नहीं पाऊँगा। पर जैसे-तैसे अभी दवा-ववा खा के थोड़ा रिकवर है, ठीक है। दोस्तों ये घटना ग्वालियर मध्य प्रदेश की है। यहाँ पे एक महिला रहती है, वो अपने परिवार के साथ आती हैं। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ से आते हैं? तो ये भिंडी से आती हैं। और यहाँ पे 2 लड़के, आप देख भी सकते हैं बाइक पर, 2 लड़के इस महिला को ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाते हैं और एक क्या करता है, उतरता है बाइक से और यहाँ पे महिला को पकड़ के बाइक पे बिठाता है। दूसरा पहले से बाइक पे खड़ा होकर के वेट कर रहा था। जैसे ही बैठाता है तुरंत बाइक लेकर के भाग लेते हैं। सीधा-सीधा दिन दहाड़े, और ये कोई रात की घटना नहीं है, दिन की घटना है। दिन दहाड़े इनको अरेस्ट कर लिया गया, सॉरी अपहरण कर लिया गया और यहाँ पे आप देखिए कितने सारे लोग खड़े होके बस देख रहे हैं। इनसे मतलब ही नहीं है। और जो पेट्रोल पंप पे लोग थे वो भी खड़े होके देख रहे हैं। हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारे सामने कोई किसी को अरेस्ट करे, कोई किसी का रेप करे, कोई किसी की जान ले ले, हमसे क्या मतलब है? हम खुद डर के खड़े हो जाते हैं कि यार हम क्यों कदम उठाएँ, कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो इस तरीके से इनको भी कोई मतलब नहीं था। ये घटना ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है आपको, और ये दिन दहाड़े देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बार-बार हमें ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है। देखिए मुद्दा क्या है कि जिस लड़के ने सॉरी अरे अपहरण किया है, बार-बार गिरफ्तार निकल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसके गाँव का ही युवक है और एक बार ये और भी ऐसी कोशिश कर चुका था लड़की को अपहरण करने की, और इसके खिलाफ शिकायत भी की थी लड़की ने। पर वही है कि अब सभी को पता है, जब पहली बार होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एफआईआर लिखने से बचते हैं और कहते हैं अरे ठीक है हम समझा देंगे, डरा-धमका के छोड़ देते हैं। पर ये लड़का बाज नहीं आया, वहाँ से पीछा करते-करते यहाँ तक आ गया और फिर से अपहरण करके ले गया। अब बताइए अब किसकी ज़िम्मेदारी तय होती है? जब इन्होंने शिकायत की थी, तो पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी? अब किसकी ज़िम्मेदारी बन रही? कौन सुरक्षा करेगा? फिर इस तरीके से हम डर से निकले ना, लड़कियाँ घर से हमारे निकले ना, ये क्या बात हुई यार? मतलब बदतमीज़ी कोई और काट रहा है, गलतियाँ कोई और कर रहा है, सज़ा कोई और भुगते। अब पता नहीं ये इनके साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। चलो मान लिया कुछ ना करें, मान लीजिए मर्डर कर दें, तो इनके ऊपर क्या बीतने वाला है? और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ़ ऐसे अपहरण करके ले गए, अब सिर्फ़ छोड़ दें, कुछ भी ना करें, कुछ भी, ए टू ज़ेड टच तक ना करें। पर क्या समाज उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर पाएगा, उस लड़की को? क्या समाज उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से पहले उसको देखता था? और क्या वो लड़की पहले वाली हालत में रह पाएगी? क्या उसके दिमाग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? भैया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके दिमाग पे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो फिर कितनी सहमी-सहमी रहेगी, कितनी डरी-डरी रहेगी। अपने लाइफ़ में कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगी वो। शायद वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दे, शायद वो डिप्रेशन में चली जाए। कुछ हद तक पुलिस वालों की भी गलती है और कुछ हद तक घर वालों की भी गलती है। जब एक बार ऐसी घटना हो चुकी थी, तो आपको साथ-साथ रहना चाहिए था, आस-पास रहना चाहिए था। आप लोग कहाँ थे जब ये घटना हो रही थी? जब आप पहले पता है कि एक बार ये घटना हो चुकी है, तो आपको आस-पास रहना चाहिए ना। ऐसी घटनाएँ फिर से देखने को मिल सकती हैं और पुलिस वालों को भी ऐसी चीज़ें हल्के में नहीं लेनी चाहिए, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए था। वही ये दोनों की मिली-जुली गलती है, परिणाम भुगत रहा है कोई और, बेचारी लड़की परिणाम भुगत रही है और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा असुरक्षा देखने को मिलती है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आगे। और कर भी क्या सकते हैं, हम जैसे लोग बैठ के यहाँ पे बस मैं बोल सकता हूँ और हमारे जैसे आप जैसे लोग सुन सकते हैं। जब कल का आप भी पोस्ट पे पहुंच जाओगे ना, आप भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, तो आप भी ऐसे ध्यान नहीं दोगे, आपके लिए भी बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। देखिए अगर आप सच में कुछ कर सकते हैं ना, तो कम से कम जहाँ आप रहें जिस क्षेत्र में, वहाँ पे तो इतना अच्छा बना के रखिए कि लोगों को डर लगे, ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार वो सोचें। जब वो आपका नाम सुने तो उनके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना तो फिर बचूंगा नहीं। ये चीज़ उनके दिमाग में चलनी चाहिए। देखिए, 1-2 कमेंट आया था, इसके बारे में कल ही बात करनी थी, पर कल का वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका था और कल वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, एक यहाँ पे ये जो कमेंट है, ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और इनका भी, दोनों ने अपने-अपने विचार शेयर किए हैं, दोनों ही कमेंट अच्छे हैं। इन्होंने ये कहा कि सर, कोई भी गलत न्यूज़ होती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है, तो उसमें किसी कम्युनिटी वाले का नाम यूज़ मत करिए, किसी समुदाय विशेष को टारगेट हो जाता है उससे और उनका नाम खराब होता है। ये बहुत अच्छी बात है, यही मैं चाहता हूँ आप लोग से कि एक मैच्योर कमेंट करिए। देखिए, इन्होंने भी मुझसे असहमति जताई, लेकिन किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने ये कहा, ये कमेंट कब का है? तो आपको याद होगा, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बच्चे की जान चली गई थी, वो पटाखे फोड़ने के नाते, जो कि बैन था, जो जिस यंत्र से वो पटाखे फोड़ रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि सर, आपने सबकी तो आलोचना कर दी कि घर वालों की और उनकी गलती है, ये है, वो है। आपने दुकान वाले को कुछ नहीं कहा, दुकान वाले की भी तो गलती है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उस टाइम मुझसे गलती हुई, कुछ हद तक दुकान वाले की भी गलती है, और जैसा कि इन्होंने कहा, तो मैं इनकी बात से आंशिक रूप से ही सहमत हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दुकान वाले की पूरी गलती है। हालाँकि पूरी गलती किसी की नहीं है, थोड़ी-थोड़ी सबकी है। इनका कहना है, दुकान वाले जब बैन था वो चीज़, दुकान वाला क्यों बेच रहा था? देखो, जो मार्केट है ना, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। कोई भी चीज़
जिसकी डिमांड नहीं होगी मार्केट में तो उसको कोई भी दुकान वाला नहीं रखेगा। तो दुकान वाला रख क्यों रहा है? क्योंकि हम उसकी माँग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम माँग नहीं करते तो दुकान वाले के पास नहीं होती। लेकिन जबकि वो बैन है तो दुकान वाले को रखना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ हद तक फैमिली वालों की भी गलती है, कुछ हद तक दुकान वाले की भी गलती है और कुछ हद तक हमारी भी गलती है कि हम ऐसी चीज़ें माँगते हैं जो कि बैन हो चुकी है, जो कि सही नहीं है, उचित नहीं है, उसके बाद भी हम उसकी माँग करते हैं हम। और देखिए इन्होंने भी असहमति जताई है और ये कब का आर्टिकल है तो आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें एक रेपिस्ट थे, बच्ची का रेप किया था जिन्होंने और उसको सज़ा दी गई थी, 49 वर्ष की सज़ा दी गई थी और उम्र कैद फांसी भी दी गई थी उनको। तो उस वाली वीडियो पे ये कमेंट आया था कि सर इस तरीके से किसी का नाम यूज़ मत किया करिए और इस तरीके से समाज में हमारे गलत मैसेज जाता है, उससे नेगेटिव चीज़ें फैलती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे खुद पे अफ़सोस हुआ कि इतनी बड़ी चीज़ मैं भूल कैसे सकता हूँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इतना मैच्योर हैं कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ऊँच-नीच, छुआ-छात इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। और मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि अगर आप लोग असहमत हैं, तो आप लोग अपनी बातें लिख सकते हैं। इनका कमेंट देखिए कितना बड़ा है। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर किया मेरे साथ और यही भाषा है। देखिए ना, आप इनकी भाषा पढ़िए, इन्होंने कोई भी अपशब्द यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोली है। बस इज़्ज़त प्यार से बोले कि सर अगर हो सके तो ऐसी चीज़ें ना करें और यही चीज़ मैं आपसे समझाता हूँ कि अगर आपको किसी की आलोचना भी करनी है, तो इतना प्यार से करो ना कि सामने वाला खुद कहे कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। हालाँकि मैंने दोनों से तुरंत अच्छा इनको भैया अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं आज तो मैंने आपको 3 दिन बाद रिप्लाई दिया था, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एक्चुअली मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं याद है कि क्या हुआ था, पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नोटिफ़िकेशन एक साथ रहे होंगे ना और मैंने सबको ऑल क्लियर कर दिया होगा। इस नाते आपका जो कमेंट था वो मेरे ख़्याल से नोटिफ़िकेशन ऑल क्लियर हो गया होगा और मैं देख नहीं पाया। लेकिन जब भी मेरी नज़र पड़ी इस पे तो मैंने तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट किया, तुरंत आपको मैंने रिप्लाई दिया है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। नहीं तो ये भैया को लग रहा है सर आप सबका रिप्लाई दिए तो मेरा तो रिप्लाई ही नहीं दिया आपने और अगर मैंने आपके खिलाफ बोल दिया या मैंने आपकी गलती बता दी तो आप मेरा रिप्लाई ही नहीं दे रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं है भैया, वो बाय मिस्टेक हो गया था। और अगर आपको ऐसा लगा तो सॉरी, अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आपका धन्यवाद। पहले तो ये कि आपने वो पॉइंट नोटिस किया, आपने बताया। दूसरा आपको लेट से रिप्लाई दिया उसके लिए सॉरी। और इनका भी धन्यवाद कि इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ऐसी बातें नोटिस कर रहे हैं, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकार में प्रभावशालिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अप्राप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? किसके बारे में बात करें तो ई शासन की, ई गवर्नेंस की। आप देखेंगे जो जीएस 2 का आपका सिलेबस है, सिलेबस तो देखते हैं नहीं आप सब, सिलेबस देखिए अपने आप पता चलेगा कि वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है यार ई गवर्नेंस। वो नाम ही लिखा है टॉपिक का, ई गवर्नेंस। अब वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा? आप कहते हैं पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। जब उसने ई गवर्नेंस लिख रखा है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछेगा ना, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो आज है विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे। ये प्रत्येक वर्ष 2021 नवंबर को मनाया जाता है और 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी। अभी चाइना और सऊदी अरेबिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। ये करेंसी स्वैप क्या होता है आपको याद होगा, अगर कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें सिम स्वैप के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे करेंसी स्वैप का सिर्फ इतना सा मतलब है कि चाइना की करेंसी जो होगी और यहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो करेंसी हो गई। चाइना की करेंसी क्या है तो इसकी करेंसी है युआन और सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है तो इनकी करेंसी है सऊदी रियाल। तो ये दोनों स्थानीय मुद्रा में लेन-देन करेंगे, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। जबकि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी व्यापार होता है तो यहाँ पे डॉलर में व्यापार होता था। तो इसी को जब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इसी को कहा जाता है कि जब हम अपनी एक दूसरे की मुद्रा में, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दें। यही होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। बाकी उसी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देख सकते हैं। जैसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और सऊदी सेंट्रल बैंक ने हाल ही में 50 बिलियन युआन, 6.93 बिलियन डॉलर या 26 बिलियन सऊदी रियाल के स्थानीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक ये कौन है तो सऊदी अरब है और दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता ये चीन ने हाल के वर्षों में सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का सहयोग का विस्तार करते हुए संबंधों को हाइड्रोकार्बन संबंधों से आगे ले जाने के लिए काम किया है। यानी कि अभी आप देखेंगे जो परंपरागत रूप से हमारा रिलेशन था या चाइना का रिलेशन है सऊदी अरेबिया के साथ, तो किसके लिए है तो तेल और गैस के लिए था। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर के ऊर्जा सुरक्षा हो गई, अन्य क्षेत्रों के उसमें हम काम करने की बात कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, सिक्योरिटी का मामला हो गया और भी ऊर्जा के क्षेत्रों के, उन सारे मामले हम काम करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही चाइना भी यहाँ पे यही चीज़ कर रहा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने मिलकर सर समझौता जो 3 साल के लिए वैध है। कितने साल के लिए तो 3 साल के लिए वैध होगा और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चीन ने 2022 में 65 बिलियन डॉलर का मूल्य का सऊदी क्रूड आयात किया। अब सऊदी क्रूड क्या होता है, यानी कि सऊदी से कच्चा तेल आयात किया था, जो राज्य के कुल निर्यात का लगभग 83% है।
यानी सऊदी अरेबिया ने जितना भी निर्यात किया था उसका 83% इसने कहाँ भेजा था, इसने चाइना में भेजा था। लेकिन उसके बाद भी रूस की जो तेल की कीमतें थी वो ऊंची थी, उसके बाद भी रूस जो है वो चाइना के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पे बैन लगा दिया था कि हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे, इसी नाते चाइना को रूस से खरीदना पड़ा था। और आपने देखा होगा कि रूस ने हमें भी सस्ते दामों पे तेल दिया था। देखिए यहाँ पे चाइना के बारे में बात करें कि इसके पास कम से कम 40 देशों के साथ मुद्रा विनिमय व्यवस्था का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और देखिए कई बार क्या होता है कि भारत की जगह नई दिल्ली लिखा रहता है, या जैसे कोई भी देश होगा ना तो उसकी राजधानी लिखी रहेगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि राजधानी के बारे में बात की, उसका मतलब ये होता है कि उस देश के बारे में बात की जा रही है। जैसे आप देखें कि हमारे संविधान में कई कई जगह देश न करके हमें राज्य कहा गया है, तो इसी तरीके से राज्य का मतलब कई बार भारत होता है, और कई बार राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे जब ऐसे लिखा रहता है ना कि बीजिंग के पास, इसका मतलब है चाइना के पास बात की जा रही है, चीन के बारे में बात की जा रही है। अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है मीजल्स के ऊपर, खसरा के ऊपर, जिसमें ये बताया गया है 2021-22 में 43% की वृद्धि देखने को मिली है जो खसरा से होने वाली मौत है उसमें। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आप सभी को पता है कि महामारी कोविड-19 बहुत बड़ी वजह थी, जिसने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उस टाइम सारे लोग का ध्यान बाकी सारी बीमारियों से हट करके सिर्फ और सिर्फ महामारी पे था, कोविड-19 पे था। तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसके साथ मिलकर के जारी किया है? तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? तो टीकाकरण के दरों में वर्षों की गिरावट के बाद 2021-22 तक वैश्विक स्तर पर खसरे से होने वाली मौतों की संख्या में 43% की वृद्धि हुई है। उसके अलावा ये बताया कि 2021 में 22 देशों की तुलना में 2022 में 37 देशों में बड़े या विघटनकारी खसरे का प्रकोप हुआ है। प्रकोप का अनुभव करने वाले देशों में से 28 अफ्रीका से थे। उसके अलावा 6 पूर्वी भूमध्य सागर से थे, और 2 दक्षिण पूर्व एशिया से थे, और 1 यूरोप क्षेत्र से थे। खसरे के मामले कहीं भी उन सभी देशों और समुदायों के लिए खतरा पैदा करते हैं जहां लोगों को कम टीकाकरण किया जाता है। लगभग 22 मिलियन लोग अपनी पहली खुराक लेने से चूक गए, और अतिरिक्त 11 मिलियन लोग अपनी दूसरी खुराक लेने से चूक गए। यानी कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो टीकाकरण होती है, खसरे के टीकाकरण में 2 टीकाकरण महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि 2 बार आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। तो जो पहली बार इनको मिलना चाहिए था उसमें 22 मिलियन लोगों को नहीं मिल पाया है, और उसी तरीके से जो दूसरी खुराक मिलनी चाहिए थी, इनको सेकंड खुराक मिलनी चाहिए थी, उसमें 11 मिलियन लोग चूक गए, इससे 11 मिलियन लोगों को नहीं मिल पाया है। पहली खुराक की वैश्विक वैक्सीन कवरेज दर कितना है? तो 83%, और दूसरी खुराक की 74%। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और कम देखने को मिल रही है। अभी भी 2 खुराक के साथ 95% कवरेज के नीचे थी, जो समुदायों को प्रकोप से बचाने के लिए आवश्यक है। खसरा से बचने के लिए कम से कम 2 खुराक टीका चाहिए, यानी कि 2 टीका चाहिए आपको। कम आय वाले देशों में जहाँ खसरे से मौत का खतरा सबसे ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे पैसा कम होगा, जहाँ की आय कम होगी, वहाँ पे टीकाकरण भी कम होगा, वहाँ पे टीकाकरण कम होगा तो मौत भी अधिक होगी। और ऐसे देशों में टीकाकरण की दर सबसे कम है, केवल कितना? तो 66% ही है। उसके अलावा बताया है कि 2022 में खसरे के टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए 22 मिलियन बच्चों में से आधे से अधिक सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। वो 10 देश कौन-कौन से हैं? तो अंगोला, ब्राज़ील, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस। ये 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे 22 मिलियन बच्चों में से जो खसरे का टीका लेने से चूक गए, उसमें से आधे से अधिक तो सिर्फ इसी 10 देश में पाए जाते हैं। महामारी के बाद कम आय वाले देशों में खसरे के टीके की कवरेज में सुधार की कमी कार्रवाई के लिए खतरे की घंटी है, यानी कि अब हमें काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, अगर खसरे के बारे में बात करें, और ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। कई बार आपसे पूछा जाता है ना कि बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण, या फिर वायरस के कारण, या परजीवी के कारण। इस तरीके से संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से यह आसानी से फैलता है। संक्रामक बीमारी, और एक होती है गैर संक्रामक बीमारी, वही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बारे में आप कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को याद भी हो गया होगा। ये गंभीर बीमारी, जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु तक का कारण बन सकती है। टीके की 2 खुराक से इसको रोका जा सकता है। खसरे को अच्छे कारणों से असमानता वायरस कहा जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय यानी वही डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में वैश्विक टीकाकरण कवरेज में मामूली वृद्धि हुई, फिर भी 33 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिपोर्ट के। दोस्तों यहाँ पे बात करें हौतीस के बारे में। अब इसी को देखिए कई बार हौती भी पढ़ा जाता है, क्योंकि लास्ट में इस साइलेंट कर दिया जाता है। इंग्लिश की तो सबसे बड़ी विडंबना है, कब उसको साइलेंट रहेगा कब पढ़ा जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे जो बोल ले जाए बस वही अच्छी बात है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है वही सच है बस। ये हौतीस एक समुदाय है, और ये यमन में विद्रोही समुदाय है, जैसे कि आप हिजबुल्लाह देखेंगे, इस तरीके के समुदाय हैं। अभी इंडिया की तरफ एक जहाज आ रहा था, तो इसी को इन लोगों ने क्या किया, जब्त कर लिया। इसी को
हॉस्टेज बना लिया, इनके लोगों को पकड़ लिया गया, जो जहाज में क्रू मेंबर थे इन सबको, और इस जहाज को जब्त कर लिया गया, यानी इनके ऊपर अब हौतीस ने अपना आक्रमण कर दिया, अटैक करके अपने पास रख लिया। और जैसे देखेंगे आप, जब इसराइल और गाजा का युद्ध चल रहा था, तो इसराइल के कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था, इसी तरीके से इस जहाज को भी बंदी बना लिया गया। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या पूछ सकता है, तो उनसे ये पूछेगा कि अभी हाल ही में ये चीज़ हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पहला तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, जहाज का नाम क्या था, इस तरीके की चीज़ें। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या पूछेगा, तो उनसे ये पूछेगा जो पकड़ा गया था उसका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछेगा कि हौतीस क्या है, इनके बारे में पूछ सकता है, या फिर इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये विश्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूछ सकते हैं यूपीएससी में। तो आप लोग उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे बात करें हौतीस के यमन विद्रोही समूह ने भारत जा रहे एक इसराइल से जुड़े जहाज को जब्त कर लिया, जिससे चल रहे गाजा संघर्ष में एक और आयाम जुड़ने की आशंका है। हौती लड़ाके हेलीकॉप्टरों से जहाज पर उतरे और चालक दल के सभी 25 सदस्यों को बंधक बना लिया। विद्रोही ने कहा कि चालक दल के साथ इस्लामिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। इजराइल ने दावा किया कि जहाज ब्रिटिश स्वामित्व वाला और जापानी संचालित है, जबकि अपहरण को आतंकवाद का एक और ईरानीकृत करार दिए, इजराइल का कहना है। अगर हम बात करें जहाज का अपहरण क्यों किया गया, तो जहाज गैलेक्सी लीडर, ये जहाज का नाम है, तुर्की से चला था और गुजरात के पिपावाव की ओर जा रहा था, और इसमें कोई भी माल नहीं था, ये खाली जहाज था, बस 25 लोग इसमें थे। इसके 40 दल के सदस्य कहाँ कहाँ से, तो बुल्गारिया हो गया, रोमानिया, यूक्रेन, मैक्सिको और फिलीपींस से हैं। भाई साहब इसके पहले ये हouthis लोग चेतावनी दे चुके थे, आप देख भी सकते हैं। इन्होंने कहा था कि इस हम आक्रमण करेंगे लाल सागर में और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर, और ये जो महत्वपूर्ण बाब अल मंडेब संधि है, जो स्ट्रेट है, जल संधि है, उस पे हम आक्रमण करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। तो ऐसे ही हouthi लोग पहले ही ये बयान दे चुके थे और उसी के अनुरूप इन्होंने काम किया है। वे समूह का नेता कौन है, तो अब्दुल मलिक अल हौती। इसने पिछले एक प्रसारण भाषण में कहा, लाल सागर में विशेष रूप से बाब अल मंडेब और यमनी क्षेत्रीय जल के पास किसी भी इजरायली जहाज की लगातार निगरानी और खोज करने के लिए हमारी आंखें खुली हैं। इन्हें सारे काम के लिए तो खुली रहेगी, सबको परेशान करने के लिए हैं। मतलब यार ये क्या चल रहा है, एक तरफ युद्ध चल रहा है तो उसको शांति से समझाने के बजाय तुम लोग और आक्रमण कर रहे हो, तो युद्ध भड़केगा या शांत होगा? वही कि एक आंख के बदले आंख सारी दुनिया को अंधा कर देगी। अपहरण के बाद हौतीस के मुख्य वार्ताकार और प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि इसराइली केवल बल की भाषा समझते हैं। उन्होंने कहा, इजरायली जहाज को हिरासत में लेना एक व्यवहारिक कदम है, जो समुद्री युद्ध लड़ने में यमनी सशस्त्र बलों की गंभीरता को साबित करता है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। यह शुरुआत है, इनके लिए शुरुआत है, पर ये इजराइल की ताकत नहीं जानता। अगर इजराइल अपने पे आ गया तो शुरुआत को ही अंत बना देगा। और कर ये रहे हैं, बाहर कौन रहा है, आम जनता भर रही है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, आम जनता के ऊपर, जिन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो इनका सपोर्ट ना करे तो ये लोग उनको मार डालेंगे, अगर इनका सपोर्ट करते हैं तो इसराइल मार रहा है, यानी वो किसी तरफ से बचने वाले नहीं है। और कभी भी दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता है तो आप इतिहास उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आम जनता के ऊपर ही पड़ता है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर ही पड़ता है। आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लेना, जब भी कहीं पर भी युद्ध हुआ है। अब हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बाब अल मंडेब। ये मैप बेस बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, 2-3 तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि ये किसको-किसको जोड़ता है, तो आप देख सकते हैं रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को, इसको जोड़ता है। लेकिन एक और क्वेश्चन घुमा के बन सकता है, कैसे? तो आप यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है इस तरफ, तो ये हो सकता है कि गल्फ ऑफ अडन का नाम ना दे करके आपसे पूछ ले कि अरेबियन सी को जोड़ता है। वो भी आप उससे ठीक मान जाए, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ना। मैं आपको हमेशा अलग-अलग मैप दिखाता हूँ ना, कोई भी चीज़ रहती है तो मैं आपको उसका 2-3 तरीके से मैप दिखाता हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कि आप कन्फ्यूज़ ना कर जाओ। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे ये यमन है, तो ये बाब अल मंडेब के साथ सीमा साझा करता है। इस तरीके से आप यहाँ पे अफ्रीका दे सकते हैं, और यहाँ पे देश और क्लियर हो जाएगा। जैसे इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, और यहाँ पे जिबूती हो गया। तो ये सब बाब अल मंडेब, या फिर आप कह सकते हैं कि रेड सागर के साथ, लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और एक देश तो रह ही गया भाई साहब, ये रहा सऊदी अरेबिया। तो आपको इतने नाम याद रखने हैं, कौन-कौन से हो गया? तो एक तरफ आप देख सकते हैं इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, और यहाँ पे ये जो डिजिबूती लिखा है ना, इसको जिबूती पढ़ा जाता है, डिजिबूती नहीं पढ़ा जाता है। डी यहाँ पे साइलेंट रहता है। वही मैंने आपसे कहा ना कि इंग्लिश कहाँ पे साइलेंट है, कहाँ पे बोल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये जिबूती इसके साथ सीमा साझा करता है, लाल सागर के साथ, और यहाँ पे यमन और ये सऊदी अरेबिया। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 हैं, इसको याद रखिएगा। सोचो आपसे कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। आपसे सीधे-सीधे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद पूछेगा, ये दे देगा नाम, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर दे देगा यमन हो गया। इस तरीके से 5-6 स्टेटमेंट दे देगा। उसके बाद पूछेगा उपरोक्त में से कितने लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये यूपीएससी पूछेगा। वनडे एग्जाम क्या पूछेगा कि कौन सा जहाज का नाम क्या था और किस जगह पे इसको बंधक बनाया गया था, ये सारी चीजें कौन पूछेगा, तो वनडे एग्जाम में पूछेगा। इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो इजराइल का कहना है कि वह जहाज
का स्वामित्व या संचालन नहीं करता, यानी कि इजराइल का जहाज नहीं, और ना ही उसका संचालन करता, ना ही उसका स्वामित्व है, ना ही चालक दल का कोई भी सदस्य इजराइल से है। उसके अलावा इजराइल ने कहा कि आतंकवाद की एक और घटना है और ऐसी घटनाएं युद्ध को बढ़ाएंगी ही और इससे किसी का भला नहीं होगा, और ये इजराइल कह रहे हैं कि ईरान का समर्थन पा करके ही ऐसा काम किया जा रहा है। इजरायली सेना ने अपहरण को वैश्विक परिणाम की बहुत गंभीर घटना कहा है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि जहाज का संबंध किसी इजरायली अरबपति से है। एपी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार सार्वजनिक शिपिंग डेटाबेस में स्वामित्व विवरण जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर से जोड़ता है, जिसकी स्थापना अब्राहम रामी नगर ने की थी, जिन्हें इसराइल के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसे माना जा रहा है कि जो ये जहाज है वो इसराइल के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, जबकि इसराइल कह रहे कि हमारे इस जहाज से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे यहाँ का जहाज है ही नहीं। 2021 में ओमान की खाड़ी में उंगर से जुड़े एक जहाज पर विस्फोट हुआ था, तब इजरायली मीडिया ने इसका दोष ईरान पर मढ़ दिया था। गैलेक्सी लीडर का संचालन जापानी फर्म निप्पॉन यूसेन द्वारा किया जाता है और यही वजह है कि इसमें जापान भी शामिल देखने को मिलेगा आपको। और जापानी अधिकारियों ने क्या कहा कि अपहरण की निंदा की है। उसके अलावा ये बात बात कर रहे हैं उन लोगों से, फिर सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, इन सब से मिल करके भी बात कर रहे हैं ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। अभी जापान शांत वाली स्थिति में है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हौतीस कौन है और वो इसमें शामिल क्यों है। तो हौतीस एक विद्रोही समूह है जो लगभग एक दशक से यमन सरकार के साथ गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। वे आधिकारिक राजधानी सना सहित उत्तरी यमन में सत्ता में। भाई साहब ये आधिकारिक राजधानी में सत्ता में, बताओ राजधानी में जब ये समूह सत्ता में तो सरकार कहाँ गई, फिर सरकार कैसी। आधिकारिक सरकार अब कहाँ से संचालित हो रही है, तो ये अदन से, यानी ये लोग कहाँ से, जो एक्चुअल सरकार है वो अदन से अपनी सत्ता चला रही है, और जो भाई साहब ये समूह है विद्रोही समूह हौतीस, ये लोग राजधानी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस समूह का नाम हौतीस जनजाति के नाम पर रखा गया है। हौती ईरान द्वारा समर्थित जायदी शिया हैं। जबकि यमन सरकार को ईरान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ये कौन है, तो ये सऊदी अरेबिया है और पश्चिम का समर्थन प्राप्त है। देखिए मुद्दा क्या है, जो ईरान है ये एक शिया बहुल कंट्री है, शिया बहुल कंट्री, और वहीं पे आप देखेंगे जो सऊदी अरेबिया है ये सुन्नी बहुल कंट्री है, यानी कि सुन्नी बहुल देश है। तो इस नाते इन दोनों में लगातार झगड़े चलते रहते हैं, इन दोनों में भी युद्ध चलता रहता है, जंग चलती रहती है, यही वजह है। समूह की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1990 के दशक की शुरुआत में जायदी धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन में हुई थी। फिलिस्तीन में भाइयों और बहनों के लिए हौतीस का समर्थन इसराइल और पश्चिम के कट्टर विरोध से उपजा है, यानी वही चीज की जो पश्चिम है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, वो इसराइल के खिलाफ नहीं बोल रहा, युद्ध को कम कराने के लिए, उसको बंद कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। इस नाते ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग किसमें आएंगे, हौतीस लोग कह रहे हैं कि अब हम इसके खिलाफ कार्य करेंगे और इसराइल के जो भी जहाज होंगे, जो भी उनके काम होंगे, हम उसको बाधित करने की कोशिश करेंगे, इसराइल के खिलाफ हम लड़ेंगे। हौतीस की गतिविधि से मुख्य खतरा ये है कि उनकी भागीदारी से संघर्ष बढ़ सकता है। अब ये इन्होंने जो जहाज पकड़ा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम शामिल हो रहे हो सॉरी फ्रेंड्स, बताया ना तबीयत थोड़ी सी हो, तो सिंपल सी बात है, अगर आप शामिल हो रहे हैं तो भैया जापान का जहाज पकड़ा गया, जापान के संचालक पकड़े गए, तो जापान भी इसमें शामिल हो सकता है, और फिर इस तरीके से अब यूएसए को भी मौका मिल जाएगा। यूएसए कहेगा कि जब तीसरा पक्ष शामिल हो ही गया तो क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊँ। फिर हमारे जैसे लोग बस साइड पे बैठ के, हम भारत वाले बहुत अच्छे हैं, किसी दूसरे की बीच में टांग नहीं अड़ाते, हम सीधा से कहते हैं यार शांति से समझाओ, पर हमारी बात कोई सुनते नहीं है। तो यूएसए भी कूद सकता है, जापान भी कूद सकता है, ईरान भी कूद सकता है, तो इस तरीके से युद्ध और भी बढ़ सकता है। इजरायली जवाबी कार्रवाई में हौती क्षेत्र पर हमला करना चाहता है, तो उसके रॉकेटों को सऊदी अरेबिया के ऊपर से जाना पड़ेगा, और सऊदी अरेबिया के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। सभी को पता है कि फिलिस्तीन को लेकर के सऊदी अरेबिया और जितने भी अरब कंट्री, जितने भी मुस्लिम कंट्री, उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अपने ऊपर से क्यों इसराइल के रॉकेट को उड़ने देगा। और ये आप कहेंगे तो इसराइल को क्यों दिक्कत हो रही, भाई लेके जाए रॉकेट, कौन से सऊदी अरेबिया पकड़ लेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ना उसके खिलाफ है। जैसे मान लीजिए हमारे देश हो गया, तो अगर हमारे देश की एक लिमिट है कि अगर इतने ऊपर से हमारे देश के कोई सा भी रॉकेट, कोई सा भी जहाज आता है तो उसके लिए हमारी परमिशन लगेगी। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो जाएगा। समुद्र में जहाज़ों को जब्त करने से क्षेत्र में समुद्री व्यापार में हिस्सेदारी रखने वाले कई अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और कई सारे लोग, जैसे भाई अगर किसी को पता चलेगा कि जहाज को बंधक बना लिया गया, जहाज को हाईजैक कर लिया गया, तो बहुत सारे लोग अपना जहाज भेजेंगे ही क्यों, ताकि हाईजैक हो जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे व्यापार ठप होने की भी संभावना बन सकती है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। अरे यार वो गलती आप कभी मत करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, कभी नहीं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है ना, आप 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते रेस्ट ले लो यार, चलेगा वो। अगर आपने 1 दिन दवा नहीं खाई ना, फिर बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने 1 दिन दवा छोड़ी थी, और कल रात से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं अपने बिस्तर पे ही हूँ, बाहर ही नहीं जा रहा हूँ। और ये तो लैपटॉप का काम है कि मेरे काम हो जा रहा है। अगर कोई फिजिकल काम होता तो शायद मुझे छुट्टी लेनी पड़ती, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं वीडियो ला पाऊँगा। तो उठने में ही दिक्कत हो रही थी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो आप लोग कभी भी ऐसी भूल मत करना, कभी ऐसी गलती मत करना।
मैं आज़मा रहा था कि दवा छोड़ने से नींद कम होती है कि नहीं, तो नींद तो कम होगी, नींद मेरी पहले वाले टाइम पे आ गई 5 घंटे। पर भाई वो जो दिक्कत झेलने को मिली ना यार, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गई। पूरा उठने में तकलीफ़ हो रही है, खाना-वाना नहीं खाया, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। बस वो बिस्किट खाया और उसी से दवा खाई मैंने, तो अभी थोड़ा रिलैक्स से दवा खाया, तो पहले मैं कहा यार अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, तो चलो पहले लेक्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नाश्ता-पानी होता रहेगा दिन भर। और इसी नाते आपकी वीडियो लेट हुई है, तो उसके लिए माफ़ करना। आप देखेंगे जनरली ऐसा होता नहीं है, जब तक कोई बहुत बड़ा इश्यू ना हो। वीडियो लेट होने के लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। यहीं तक रखते हैं वीडियो। थैंक्स अ लॉट।